वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आई एम सचिन फ्रॉम इटावा। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स और उसका पहला चैप्टर ये चल रहा था यांत्रिकी। सही है ना। तो उसका पहला वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें 100 प्रश्न कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज आगे चलेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आज का मेरा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा और ऑप्शन डी है अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन बी, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए आयनन द्वारा, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी है नाभिकीय विखंडन द्वारा और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन द्वारा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सही है ना। अगला प्रश्न है मेरा, डायनमो परिवर्तित करता है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए प्रकाशीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत ऊर्जा और ऑप्शन सी है ऊष्मीय ऊर्जा और ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और हम आंसर इसका सही बता देते हैं, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी है संचित ऊर्जा, ऑप्शन डी है विखंडन ऊर्जा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थित ऊर्जा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए चली हुई गोली में, ऑप्शन बी है बहता हुआ पानी में, ऑप्शन सी है चलता हुआ हथौड़ा में और ऑप्शन डी है खींचा हुआ धनुष में। ठीक है, तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। सही है, चली हुई गोली में भी है गतिज ऊर्जा, बहता हुआ पानी में भी है और चलता हुआ हथौड़ा में भी है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है मेरा, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए दोगुनी हो जाती है, ऑप्शन बी है चौगुनी हो जाती है, ऑप्शन सी है समान रहती है और ऑप्शन डी है तीन गुनी बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि चौगुनी हो जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि ऑप्शन ए व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन बी है व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ऑप्शन सी है व्यक्ति गुरुत्व की दिशा में कार्य करता है
ऑप्शन डी है व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर होगा सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन बी है ला सातेलिया का नियम, ऑप्शन सी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन डी है परासरण का नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? ये क्वेश्चन एसएससी 2005 में आया था फ्रेंड। सही है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का नियम सही होगा इसका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए पास्कल का नियम, ऑप्शन बी है टोरिसेली का नियम, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज का सिद्धांत और ऑप्शन डी है न्यूटन का नियम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, पास्कल का नियम। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल के नियम का। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, रेल की पटरियां अपने ब्रेकों पर किस कारण से ब्रेक की गई होती हैं? किस कारण से बैंक की गई होती हैं? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रेलगाड़ी के भार के क्षेत्रीय घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके, ऑप्शन बी है रेलगाड़ी के पहिए और पटरियों के बीच किसी भी प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी है रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है, ऑप्शन डी है रेलगाड़ी अंदर की ओर नहीं गिर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रेलगाड़ी की पटरियां अपने रेलगाड़ी की पटरियां अपने बक्रों पर किस कारण से बैंक की गई होती हैं? तो ऑप्शन ए है इसका रेलगाड़ी के भार, वो ऑप्शन सी है रेलगाड़ी के भार के क्षेत्रीय घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा फ्रेंड, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? ऑप्शन ए है साइकिल और आदमी की गति समान होनी चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, ऑप्शन बी है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा, ऑप्शन सी है वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहिए का दबाव डाला जा सके, ऑप्शन डी है वह झुकता है ताकि वक्र को और तेजी से पार कर सके। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो हम आपको बता देते हैं, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे, गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, कोई साइकिल सवार कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह ऑप्शन ए है बाहर की ओर झुकता है, ऑप्शन बी है अंदर की ओर झुकता है और ऑप्शन सी है आगे की ओर झुकता है, ऑप्शन डी है बिल्कुल नहीं झुकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड आप लोगों ने भी साइकिल चलाया होगा तो आपको पता होगा कि अंदर की जब हम लोग
टर्न करते हैं तो अंदर की ओर झुकते हैं, जिस तरफ टर्न करेंगे उसी तरफ झुकेंगे, तो अंदर की ओर झुकता है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी है गुरुत्व बल, ऑप्शन डी है घर्षण बल। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा जब पानी की बाल्टी काफी तेजी से ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है, ऑप्शन बी है अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से कम होता है, ऑप्शन सी है बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, ऑप्शन डी है पानी और बाल्टी के बीच का संसर्जन संसर्जन बल अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेजी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, का वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए है उपकेंद्रण का, ऑप्शन बी है अपोहन का, ऑप्शन सी है अपकेंद्रण का, और ऑप्शन डी है विसरण का। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड, उपकेंद्रण का। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए यह पृथ्वी के निकट है, ऑप्शन बी है यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, ऑप्शन सी है यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ऑप्शन डी है इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्यम मूल वेग से कम होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रॉकेट, ऑप्शन बी है हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी है जेट, ऑप्शन डी है विमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा जेट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 11.2 किलोमीटर सेकंड, ऑप्शन सी है 11.2 किलोमीटर पर हावर, ऑप्शन डी है 10.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा,
भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए 9 घंटे, ऑप्शन बी है 12 घंटे, और ऑप्शन सी है 24 घंटे, और ऑप्शन डी है 28 घंटे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भूस्तर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड ऑप्शन ए पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, ऑप्शन बी है 2 घंटे बाद लौट आएगा, ऑप्शन सी है 24 घंटे बाद लौट आएगा, और ऑप्शन डी है कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ऑप्शन ए इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ऑप्शन बी है इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं, ऑप्शन सी है भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ऑप्शन डी है न द्रव्यमान और ना ही भार बदलेगा। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट ऑप्शन ए जब लिफ्ट तुरंत गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन बी है जब लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी है समान वेग से नीचे आ रही हो, और ऑप्शन डी है समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, तो मालूम पड़ता है जब लिफ्ट तुरंत गति से ऊपर जा रही हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई केंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए पृथ्वी पर चली जाएगी, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर चली जाएगी, और ऑप्शन सी है पृथ्वी पर गिरेगी, और ऑप्शन डी है पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? पृथ्वी के परित घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई केंद्र पृथ्वी के परित उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो ऑप्शन ए तुरंत के साथ ऊपर, ऑप्शन बी है तुरंत के साथ नीचे, ऑप्शन सी है समान गति के साथ ऊपर, और ऑप्शन डी है समान गति से नीचे। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो समान गति से नीचे। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब एक लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे। त्वरण के साथ नीचे जाएगी तो ये होगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 36
1000 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 42,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर अब आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है। ठीक है, ऑप्शन ए पर्वतों पर वायुदाब अपेक्षाकृत ही कम होता है, ऑप्शन बी है पर्वतों पर गेंद और हल्की हो जाती है, ऑप्शन सी है पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय तुरंत कम हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ऑप्शन ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन बी है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ऑप्शन सी है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे परंतु ऑप्शन डी है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए 1/5 यानी कि 1/5, ऑप्शन बी है 1/4 यानी कि 1/4, ऑप्शन सी है 1/6 यानी कि 1/6, ऑप्शन डी है 1/8 यानी कि 1/8। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1/6। ठीक है, अगला प्रश्न है मेरा, लोलक की आवर्ती काल ऑप्शन ए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन बी है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है और ऑप्शन सी है ताप क्रम के ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन डी है समय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हम आपको बता देते हैं कि लोलक की आवर्ती काल लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? ऑप्शन ए गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, ऑप्शन बी है कुंडलीय में घर्षण के कारण, ऑप्शन सी है लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि लोलक की घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, ऑप्शन ए 8% बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है 2% बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है 4% बढ़ जाएगा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाएगी,
बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय, लोलक के झूलने का समय, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी है दुगना होता है, ऑप्शन सी है 1/4 होता है और ऑप्शन डी है 4 गुना होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि, ऑप्शन ए उतनी ही रहेगी, ऑप्शन बी है घटेगी, ऑप्शन सी है शून्य हो जाएगी, ऑप्शन डी है बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ेगी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए एम पी, ऑप्शन बी है पी स्क्वायर एम, ऑप्शन सी है पी स्क्वायर वाई एम, ऑप्शन सी है पी स्क्वायर बटे एम, ऑप्शन डिवाइडेड बाई एम, ऑप्शन डी है पी स्क्वायर, ऑप्शन डी है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तथा इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए द्रव्य दाब से, ऑप्शन बी है प्रत्ययस्था से, ऑप्शन सी है रेडियो धर्मिता से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रत्ययस्थता से है। बी इज द करेक्ट आंसर, प्रत्ययस्था से। एक मिनट, बोलते कुछ हैं, वो बोल कुछ देते हैं। ये जीव का मामला है दोस्तों। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि ऑप्शन ए तेल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन बी है जल की श्यानता अधिक होती है, ऑप्शन सी है तेल की पृष्ठ तनाव अधिक होता है और ऑप्शन डी है जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड कि इसका सही आंसर क्या होगा। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो ऑप्शन ए श्यानता पर, ऑप्शन बी है प्लवन पर, ऑप्शन सी है प्रत्ययस्थता पर, ऑप्शन डी है पृष्ठ तनाव पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है तो पृष्ठ तनाव पर। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है मेरा,
ओके फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी डाली हुई वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। बाय बाय।